हाय एवरीवन। यदि आप यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के प्रीलिम्स में अच्छे क्वेश्चंस करके आए हैं, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड प्रीलिम्स में अगर आपने क्वेश्चंस अच्छे से किए हैं, यानी अगर आप मेंस के लिए अपने को क्वालिफाई समझ रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। इस चैनल के थ्रू और डॉक्टर रंजीत सर की किताब के थ्रू हम लोग आपकी मेंस की इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कराएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स एज डिपिक्टेड इन द सिलेबस ऑफ यूपीपीएससी एलटी ग्रेड। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, आपका बिल्कुल शुरुआत से ही शुरू कर रहे हैं। लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, ये हमारा पहला जो टॉपिक है हमारे सिलेबस का। उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एलेगरी को लेकर के, बैलेट को लेकर के, सोनेट्स को लेकर के या ओड्स को लेकर के, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए जल्दी से और अपने मेंस की तैयारी को और बूस्ट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका देख लें। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है 8 मार्क्स, ये आपके जो रहेंगे, ये शॉर्ट आंसर की बात हो रही है। शॉर्ट आंसर्स जो कि 8 मार्क्स के रहेंगे, कितने टोटल 10। और ये जो 12 मार्क्स के रहेंगे, ये भी कितने रहेंगे 10। इनको आप कह सकते हैं क्या कि ये लॉन्ग आंसर है। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स। अच्छा, अब इनको टोटल कर लीजिए तो आपके जो पेपर होने वाला है मेंस का, उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 10 लॉन्ग होंगे जो 200 वर्ड्स में लिखने होंगे, और 10 जो हैं वो 8 मार्क्स यानी शॉर्ट आंसर होंगे, जिनको आपको 125 वर्ड्स में लिखना होगा। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर्स को आप 120 में भी लिख सकते हैं और 140 में भी लिख सकते हैं। मतलब कोई एग्जैक्ट नहीं कि आपको 125 शब्द गिन कर ही लिखना है, नहीं, 2 4 5 या 10 ऊपर या नीचे करके। इसी तरह से आप लॉन्ग आंसर को भी क्या कर सकते हैं, 200 वर्ड्स हैं तो आप यहाँ पर 190 भी लिख सकते हैं और 210 भी लिख सकते हैं। 2 4 5 और ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी जो क्वेश्चंस आना है उसकी बात। अब हम बात करेंगे कि आप क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन देखते ही आप उसमें लग जाएंगे कि हमें तुरंत आंसर लिखना शुरू कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, डिफाइन एलिगरी एंड एक्सप्लेन इट्स की फीचर्स, और इसके की फीचर्स को क्या करिए, एक्सप्लेन करिए विथ रेफरेंस टू एनी वन लिटरेरी वर्क, किसी एक वर्क को लेकर के। ठीक है, तो क्या हम डायरेक्ट शुरू करें या हम उसमें कुछ ऐसी टेक्निक का यूज़ करें कि जो एग्जामिनर को, यानी जो कॉपी चेक करने वाले होंगे, उनको थोड़ा सा इम्प्रेस करे, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करे। तो हम उसको भी थोड़ा सा देखिए डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन देखिए कोशिश ये कर सकते हैं कि पहले आप जो भी क्वेश्चन हो उसका आप पहले एक इंट्रो दे दीजिए, छोटा सा। क्या दे दीजिए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अगर ये आपका 125 वर्ड्स है तो ये मान लीजिए कि 20 to 30 वर्ड्स, यानी 2 से 3 लाइन में आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेन आंसर में आ जाइए, जो आपसे पूछा गया है उसके लिए मेन आंसर। और लास्ट में क्या करिए, उसको कंक्लूड कर दीजिए, यानी हम कंक्लूज़न लिख दें उसका। ठीक है, तो कंक्लूज़न में भी आप पकड़ लीजिए 15 से 20 वर्ड्स। ठीक, अगर हम इसके लास्ट वालों की बात करें तो ये 20 और 30, ये आपके हो गए 50, और बचे आपके कितने 75। तो जो ये 75 रहेंगे, 70 या 75 या 80, तो ये आपका मेन आंसर हो जाएगा। आप अगर इस टेक्निक से लिखते हैं और पॉइंट वाइज लिखते हैं, अगर इंट्रोडक्शन तो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, जब मेन आंसर में आइए तो उसमें आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं या सब हेडिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी लॉन्ग आंसर को आसानी से 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं, जिससे कि आपका आंसर एक तो देखने में भी सुंदर लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा, और जो चेक करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, इसके अंदर काबिलियत है कि ये बच्चों को भी जो है ऐसा लिखना सिखा सकता है। ये भी आप सोच सकते हैं। अच्छा, अब लॉन्ग वाले में आ जाइए ज़रा।
अगर हम लॉन्ग की बात करें तो यहाँ पर अपने पास हैं 200 वर्ड्स। ठीक है, इन 200 वर्ड्स को भी अगर हम 3 भागों में डिवाइड करने चाहें, यानी पहले इंट्रो हो जाए, उसके बाद मेन आंसर हो जाए, ठीक, और फिर लास्ट में क्या हो जाए, कंक्लूज़न। तो जब ये इंट्रो में आ जाइए तो इसको आप कर लीजिए 30 से 40, ठीक है। और कंक्लूज़न जो लास्ट में रहेगा उसको भी लगभग ऐसे ही 25 से 35 कर लीजिए। तो 40 और 35 कितने हो गए आपके, 75। अब बच्चे कितने, 125। ठीक है, तो इसमें आप जो है मेन आंसर अपना लिख देंगे, जो भी उसमें जिसके बारे में पूछा गया है। वो किसी प्ले के बारे में, ड्रामा के बारे में, किसी नॉवेल के बारे में, किसी पोएम के बारे में, सोनेट के बारे में, एलेगरी के बारे में। तो इसको आप अगर चाहें तो इन 3 लेटर्स से याद कर सकते हैं, IMC, I फॉर इंट्रोडक्शन, M फॉर मेन आंसर एंड C फॉर कंक्लूजन। तो ये 3 लेटर्स याद रखिए और इसी के इंट्रो, मेन आंसर और कंक्लूजन इसी टेक्निक से लिखते चले जाइए। एक चीज़ ध्यान रखिए कि उसमें आपको हेडिंग का यूज़ नहीं करना है कि पहले आप इंट्रोडक्शन लिखें, हेडिंग और फिर उसके नीचे शुरू करें, नहीं। इंट्रो देने का मतलब है कि डायरेक्ट इंट्रो दीजिए। मेन आंसर में भी मेन आंसर हेडिंग नहीं लिखनी है और ना ही कंक्लूजन में हेडिंग लिखनी है, हेडिंग किसी में नहीं लिखनी है। बस ये आपको 3 पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं कि शुरुआत हम इंट्रो से करेंगे, फिर इसके बाद में मेन आंसर पैराग्राफ चेंज करके शुरू करेंगे। हाँ, ये देखिए अच्छी बात आई कि आपको जब भी लॉन्ग आंसर लिखना है तो इंट्रो अगर आप लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज कर देंगे पूरा होने के बाद। इसके बाद अगर आप मेन आंसर लिख रहे हैं तब भी पैराग्राफ चेंज करेंगे। और अगर अच्छा कंक्लूजन के बाद तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट है ये, तो इन दोनों में आपको पैराग्राफ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिए, थोड़ी सी जगह दीजिए, तो पूरा आंसर आपका बिल्कुल साफ दिखाई देगा आपकी कॉपी में। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी, और अगर लगे आपको किस तरह से लिखने में आपको फ़ायदा हो सकता है तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, अडॉप्ट भी कर सकते हैं। चलिए, तो आज का हम टॉपिक अपना शुरू करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है हमारा, पहला ही टॉपिक है सिलेबस का, लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, ये हम बात कर ही चुके हैं इन दोनों की। जो मेन टॉपिक है वो क्या है भाई, एलेगरी। एलेगरी क्या होती है, आमतौर पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एलेगरी से आप क्या समझते हैं, तो हम एक बड़ी छोटी सी डेफिनेशन से इसको समझा सकते हैं कि एक्सटेंडेड मेटाफर इन विच अ सिम्बॉलिक स्टोरी इज टोल्ड। एक एक्सटेंडेड मेटाफर, यानी मेटाफर को थोड़ा सा अगर आप बढ़ा चढ़ा दीजिए और सिंबल्स के ज़रिए आप उसके थ्रू एक स्टोरी बताइए, तो उसको क्या कहेंगे, एलेगरी कहेंगे। ठीक है, यानी एलेगरी जब कोई राइटर लिखता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वो किसी ऐतिहासिक घटना को या प्रेजेंट में चल रहे सोशल प्रॉब्लम्स को दिखाए, और किसके थ्रू, एक्सटेंडेड मेटाफर्स और सिंबल्स के थ्रू। यानी ऊपर कुछ और लिखा होगा लेकिन उसकी हेडिंग मीनिंग 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। आप उस मीनिंग को इंटरप्रिटेशन के ज़रिए समझ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये किसी एलेगरी के कई एक मतलब निकल आएंगे अलग अलग रीडर के लिए, है ना। तो ये एलेगरी है कि एलेगरी जो होगी वो आपकी हिडन मीनिंग के साथ आती है, 2 या 3 हिडन मीनिंग उसमें उस कहानी में छिपी हुई होंगी। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं, वो है हमारा एनिमल फॉर्म। ये एलेगरी है और ये एलेगरी फॉर्म है, सॉरी ए आएगा। एनिमल फॉर्म ये लिखे है आपकी जॉर्ज ऑरवेल ने। किसने लिखी है, जॉर्ज ऑरवेल। और इस एलेगरी में इन्होंने रशियन रेवोल्यूशन की बात करी है हिडन मीनिंग के ज़रिए, ठीक है ना। और इसके बाद जो रशिया का लास्ट जार था निकोलस सेकेंड, उसको भी उठा करके सत्ता से बाहर फेंकने को भी बताया है, लेकिन हिडन मीनिंग में, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। फेरी क्वीन आप ध्यान रख सकते हैं एडमंड स्पेंसर की, है ना। तो ये जो स्टोरीज़ हैं ना, ये जो एलेगरीज हैं, ये अपने अंदर हिडन मीनिंग रखती हैं। ठीक है, उम्मीद है बात आपकी समझ आई होगी। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। और क्वेश्चन जो है हमारा पहला है, डिफाइन एलेगरी।
एलेगरी की डिफिनीशन बताइए एंड एक्सप्लेन इट्स की फीचर्स, और इसके की फीचर्स को बताइए विद रेफरेंस टू एनी वन लिटरेरी वर्क, किसी एक लिटरेरी वर्क। आप एनिमल फार्म का एग्जांपल दे सकते हैं या फेरी क्वीन का भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। और आपसे किस तरह पूछा जा सकता है, हाउ डज एन एलेगरी डिफर फ्रॉम अ सिंपल मेटाफर और सिंबल। एलेगरी जो है वो सिंपल मेटाफर और सिंबल से कैसे अलग है, वो समझा दीजिए। तीसरी तरह से आपसे पूछा जा सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन कंस्ट्रक्टिंग एन इफेक्टिव एलेगरी। आपको पर्सोनिफिकेशन के रोल को बताना है इफेक्टिव एलेगरी के बनाने में या उसको लिखने में। ठीक है, चौथा भी आपसे क्या पूछा जा सकता है, फोर्थ टाइप देख लीजिए, एक्सप्लेन हाउ पॉलिटिकल रिलीजियस आइडियाज आर कन्वीड थ्रू एलेगरी विद सुइटेबल एग्जाम्पल्स। करेंगे, बताइए किस तरह से धार्मिक या राजनीतिक जो विचार हैं उनको कन्वे किया जाता है हम तक एलेगरी के द्वारा, सुइटेबल एग्जाम्पल के साथ बताना है इसको। तो ये चौथा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पांचवें टाइप का देखिए, कंपेयर द यूज़ ऑफ एलिगरी इन पोइट्री एंड प्रोज। पोइट्री प्रोज में किस तरह से एलिगरी का यूज़ होता है उसको कंपेयर करिए, साइटिंग रेलिवेंट लिटरेरी वर्क्स, और इसमें भी आपको कुछ एग्जाम्पल देना होंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन और हमारा आंसर ये रहा। ये क्वेश्चन और आंसर एक बार फिर आपसे बता दें कि डॉक्टर रंजीत सर की बुक जो अभी लेटेस्ट एडिशन आया है, बल्कि पहला ही एडिशन है वो, आपके LT ग्रेड मेंस की तैयारी के लिए, ये सारे क्वेश्चन आंसर हमने उसी से लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यूज़फुल होंगे। देखिए आंसर क्या कह रहा है, एन एलेगरी इज़ अ स्टोरी। एलेगरी जो है वो एक कहानी हो सकती है, प्ले कोई नाटक, पोयम, कविता हो सकती है, पिक्चर, तस्वीर भी हो सकती है, और अदर वर्क या कोई दूसरा वर्क हो सकता है, वेयर द कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स, जहाँ पर कैरेक्टर और इवेंट्स स्टैंड फॉर स्पेसिफिक आइडियाज़ और क्वालिटीज़। जहाँ पर जो कैरेक्टर होंगे या जो इवेंट होंगी वो एक स्पेसिफिक विचार को या गुणों को बताने वाले होंगे। ऑफन अबाउट, प्रायः किसके बारे में होते हैं, मोरल्स, नैतिक या धार्मिक, पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक। ठीक है, ये तीन तरह के आपको सब्जेक्ट मिल सकते हैं, इनसे भी आगे मिल सकते हैं। एलिगरीज ऑफन हैव 2 और मोर लेवल्स ऑफ मीनिंग। देखिए वही बात आ गई कि एलिगरीज जो हैं हैव ऑप्शन 2 और मोर लेवल्स ऑफ मीनिंग, 2 या 3 तरह की मीनिंग इनमें होती हैं। विच द रीडर अंडरस्टैंड्स थ्रू इंटरप्रिटेशन, जिसे रीडर इंटरप्रेट करके समझ पाता है। ठीक है, दे डिस्क्राइब इवेंट्स और आइडियाज़ यूजिंग मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। जो एलिगरीज होती है वो मटीरियल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा इवेंट्स को डिस्क्राइब करती हैं या फिर विचारों को, आइडियाज़ को, कैरेक्टर्स के द्वारा भी और एक्शंस के द्वारा भी किसी न किसी इवेंट या विचार को बताया जाता है। जो राइटर्स होते हैं, राइटर्स लाइक होते नहीं है, ये होते थे, है ना, प्लेटो बड़े पुराने समय के हैं, सिसेरो भी, एंड ऑगस्टीन यूज्ड एलेगरी, इन्होंने एलेगरी का यूज़ किया, बट इट बिकेम वेरी पॉपुलर। लेकिन उस टाइम को देखते हुए अगर बाद में बात की जाए तो मिडिल एजेस में इंग्लिश लिटरेचर में ये बड़ी बिकेम वेरी पॉपुलर, बहुत फेमस हो गई। अ फेमस एग्जाम्पल इज़ द फ्रेंच पोएम, ये देखिए रोमन डे ला रोज, एक एलेगरी का फेमस एग्जाम्पल है ये, और ये फ्रेंच पोएम है। विच यूजेस पर्सोनिफिकेशन, जिसमें पर्सोनिफिकेशन है, मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ इनटू कैरेक्टर्स, और जिसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को कैरेक्टर बना दिया गया है। ठीक है, वही होता है पर्सोनिफिकेशन में कि जब हम किसी आइडिया को या किसी निर्जीव को, आइडिया को निर्जीव मानिए क्योंकि होता ही है वो, तो जब उसको हम सजीव मान लेंगे, ठीक है, तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। इन जॉन बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, और ये जॉन बनियन की जो एलेगरी है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, इसमें भी जैसे प्लेसेस लाइक वेनिटी फेयर, जैसे कुछ जगहें हैं, वेनिटी फेयर हो गई, और उसके जो कैरेक्टर्स हैं सच एज क्रिश्चियन, जैसे कि उनमें ईसाई जो हैं रिप्रेजेंट, वो प्रस्तुत करते हैं मोरल एंड स्पिरिचुअल आइडियाज़, नैतिक और दैवी विचारों को। अच्छा आगे देखिए, इन एवरी मैन, और इन एवरी मैन एलेगरी में कैरेक्टर्स लाइक ब्यूटी, इनमें जो कैरेक्टर है जैसे सुंदरता है, डेथ है, ये शो एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये ह्यूमन लाइफ के एक्सपेक्ट को बताते हैं। सिम्बॉलिक एलेगरी गोज फर्दर, सिम्बॉलिक एलेगरी इससे भी आगे जाती है, गिविंग कैरेक्टर्स
वो था रियल आइडेंटिटी, और इसमें जो है जो कैरेक्टर होते हैं ना उनकी आइडेंटिटी भी रियल होती है, एंड अ सिम्बॉलिक मीनिंग, और उनकी मीनिंग कुछ सिम्बॉलिक ली जाती है। ठीक है, जबकि जो हमारी एलेगरी नॉर्मल है वो क्या है, कि उसमें हर चीज़ जो है वो दूसरे ढंग से दिखाई जाएगी, कि घटना दूसरी होगी लेकिन उसके अंदर जो बात छिपी होगी वो किसी दूसरी घटना को इंडिकेट कर रही होगी। अच्छा, आप सिंबॉलिक एलेगरी के लिए दांते की डिवाइन कॉमेडी को ले सकते हैं। ठीक है, एलेगरी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पॉलिटिकल मैसेजेस। एलेगरी का यूज पॉलिटिकल मैसेजेस को भी कन्वे करने के लिए किया जाता है। जैसे एनिमल फार्म हो गई, किसकी, जॉर्ज ऑरवेल की, विच क्रिटिसाइजेस डिक्टेटरशिप, जिसने तानाशाही को क्रिटिसाइज किया है। समटाइम्स एलेगरी इज़ अ वे ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट। कभी कभी एलेगरी को आप पढ़ते ही चले जाइए, फाइंडिंग डीपर मीनिंग, और कभी कभी उसमें आपको बहुत मतलब भी दिखता है अंदर छिपा हुआ। सच एज बिब्लिकल टाइपोग्राफी, इसमें आपको बाइबल से रिलेटेड भी टॉपिक मिल जाएंगे। इवन मॉडर्न वर्क, यहाँ तक कि आप अगर आधुनिक कुछ वर्क देखेंगे जिनमें से लाइक टोनी मॉरिसन्स बिलवेड, टोनी मॉरिसन का वर्क है बिलवेड, कैरी पावरफुल एलिगोरिकल मीनिंग। इसमें भी एलिगोरिकल मीनिंग छुपी हुई है अबाउट मेमोरी एंड स्लेवरी, याद और गुलामी के साथ में। तो जैसे कि बताया कि अगर आप एलेगरी को समझना चाहें तो आप दो चीज़ें ध्यान रखिए, कि एक तो ये एक्सटेंडेड मेटाफर है, दूसरा इसमें जो भी स्टोरी होगी उसमें हिडन मीनिंग्स भी होंगी। ये हमारी एलेगरी होती है। ठीक है, तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन, और किससे था, ये एलेगरी से था। ठीक है, एलेगरी को हमने समझ लिया कि क्या होती है, किसने, किस राइटर ने इसमें क्या योगदान दिया है। तो आज का जो वीडियो है हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन कवर किए जाएं। या आज ये पहला ही वीडियो है तो थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कितना आप तक पहुंच पाता है, आप लोग कितना लाइक और शेयर करते हैं इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।